यस, गुड नून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का बच्चा टॉपिक है हमारा डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक डायरी के पन्ने। तो बच्चों, कौन थी एन फ्रैंक? शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं एन फ्रैंक के बारे में। तो एन फ्रैंक का जो जन्म है वो 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। कब हुआ? 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। किसका जन्म? एन फ्रैंक का। और मृत्यु जो है उनकी नाजियों के यातना गृह में, जहां उनको जो है यातनाएं दी जाती थी, उनके साथ जो है उनको बहुत दुखद दुख झेलना पड़ता था। तो असहनीय दर्द उनको दिए जाते थे। तो वहां पर यातना गृह में ही 1945 के फरवरी या मार्च महीने में एन की मृत्यु हो गई। जन्म 1929, 12 जून 1929, और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में हुई। नाजीवाद जब चला था तो 1945 के फरवरी या मार्च महीने में। एन फ्रैंक की जो डायरी है बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरी के पन्ने, तो वो क्या है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी हुई किताबों में से एक है। जितनी भी दुनिया की किताबें आज तक पढ़ी हुई हैं, तो सबसे ज्यादा पढ़ी हुई किताब है एन फ्रैंक की डायरी। मूलतः जो है यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई, और अंग्रेजी में जो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अंग्रेजी में ये जो है छपी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। इसका शीर्षक जो था वो क्या था बेटा? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, क्या शीर्षक था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और ये किस मूलतः मतलब किस भाषा में लिखी गई थी? ये डच भाषा में। यानी एन फ्रैंक ने इसको डच भाषा में लिखा था। बाद में जो है इसका अनुवाद बाकी भाषाओं में होता रहा। और कब प्रकाशित हुई? 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस सन में जो है एनी फ्रैंक की डायरी प्रकाशित हुई। तो एनी फ्रैंक की डायरी में हम पढ़ेंगे कि किस अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुई? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में ये प्रकाशित हुई। वैसे डच भाषा में ये कब प्रकाशित हुई? 1947 में। और फिर अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद जो है किया गया, प्रकाशित की गई है 1952 में। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। और 1952 के बाद जो है इसके अनेक संस्करण आ चुके हैं। अनेक भाषाओं में यह प्रकाशित हो चुकी है। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का भी निर्माण हो चुका है। और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार, मतलब 1929 में जो है उनका जन्म हुआ था एनी फ्रैंक का, और उसके बाद ये जो है 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो 1947 से लेकर आज तक जो ये है एन फ्रैंक की डायरी है, वो किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो पढ़ते हैं बच्चों एनी फ्रैंक की डायरी। तो देखो, जैसे ऊपर इसमें ही लिखा हुआ है, डायरी का जो फोटो है हमारे पास उसमें ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो, आपको दिखाई दे रहा है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर। क्या लिखा है डायरी के ऊपर? जो डायरी का पन्ना आप पढ़ रहे हो ऊपर, जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? कल मैंने वक्त गुजारने का, वक्त बिताने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर। तो क्या है वो नया तरीका जीवन गुजारने का? देखते हैं। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किटी।
तो क्या है कि ये उसकी गुड़िया का नाम था, उसी के नाम से जो है वो लिख रही है प्यारी किटी। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए, इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किटी, मैं जिंदा हूँ। तो क्या कह रही है एन फ्रैंक? ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद कि नाजीवाद के कारण जो है इन्हें सजा दी गई थी और इनको जो है यातना शिविरों में रखा गया था। तो कह रही है उस रविवार के बाद बरसों बीत गए, इतना कुछ हो गया जैसे पूरी की पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई हो, लेकिन जैसा कि तुम देख रही हो इतना जिंदगी उलट पुलट होने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे, लेकिन यह मत पूछना कि मैं कहाँ रह रही हूँ और कैसे जिंदा हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। तो क्या कह रही है किट्टी को संबोधित करते हुए? वो कह रही है कि एन फ्रैंक कह रही है कि मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी कुछ मैं कह रही हूँ उसमें शायद तुम्हारे पल्ले एक बात ना पड़े, यानी कि तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आए। बात पल्ले पड़ना न, कोई बात पल्ले ना पड़े तो कुछ समझ में ना आए। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था, कि रविवार के बाद क्या उलट पुलट हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। 3 बजे थे। हेलो आ जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। हेलो यहाँ एक करेक्टर का नाम है, पात्र का नाम है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, तो कह रही है कि हेलो जो है जा चुका था, लेकिन वह उसे दोबारा आना था। और तभी जो है दरवाजे की बेल होती है, नॉकिंग होती है, और मैं बालकनी में बैठी थी अलसाई सी धूप में। मतलब धूप के कारण मुझे आलस सा आया हुआ था, इसलिए मुझे घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे में मार्गोट नजर आई, और फिर कुछ समय के पश्चात, मतलब मुझे जो है नॉकिंग तो दरवाजे पर नहीं सुनाई दी, क्योंकि मैं बालकनी में बैठी थी, आलस सा मुझे आया हुआ था, मैं कहीं खोई हुई थी अपने विचारों में। तो मुझे जो है दरवाजे पर घंटी बजी तो मुझे सुनाई नहीं दी। और कुछ देर के बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट मुझे नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वह फुसफुसाई। मतलब वह फुसफुसाई मतलब धीरे से बोली कि ताकि ज्यादा शोर शराबा न मचे, सबको पता न चले। तो वह बहुत ही गुस्से में थी, कौन? मार्गोट। और पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस है, वह फुसफुसाई। ये बात वो कह रही थी। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई थी। और जो मेरी माँ है, किसकी माँ? एन फ्रैंक की। वो मिस्टर वानदान को देखने गई थी। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। तो मिस्टर वानदान कौन है बेटा? मिस्टर वानदान जो है किट्टी के पापा के दोस्त हैं और उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। मैं आवाक रह गई थी। भाई मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। आवाक, उनकी बात सुनकर मैं आवाक रह गई थी। बुलावा? भाई पापा को एएसएस से क्यों बुलावा आया है? मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वानदान की जब पापा के बारे में मुझे पता चला, मार्गोट ये फुसफुसा रही थी कि पापा को जो है एएसएस वालों ने बुलाया है, तो मैं अवाक रह गई कि बुलावा क्यों बुलाया है। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है, एएसएस वाले क्यों बुलाते हैं। यातना शिविरों के नजारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। जैसे ही मुझे पता चला कि एएसएस वालों ने बुलाया है, तो
पापा को एएसएस वालों ने बुलाया है, तो मैं नोटिस का मतलब समझती थी और ये भी समझती थी कि वहां जाने के बाद यातना शिविरों के नज़ारे कैसे होते हैं और वहां की जो कोठरियां हैं उनके दृश्य कैसे होते हैं, वे मेरी दृश्य में नजारे वे मेरी आंखों में तैर रहे थे। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? नियति मीन्स भाग्य, नियति होता है भाग्य। तो हम अपने पापा को, एन फ्रैंक कहती है, हम अपने पापा को भाग्य के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, हरगिज किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था, तो मार्गोट जो फुसफुसाई थी कि एएसएस से बुलावा आया है एन फ्रैंक के पापा का, तो मार्गोट ने कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। तो क्या कह रही है एन फ्रैंक कि मार्गोट ने उस वक्त कहा था यह बात कि एएसएस से पापा का बुलावा आया है, जब वह ड्राइंग रूम में जो है माँ की राह देख रही थी, माँ का वेट कर रही थी कि कब माँ मिस्टर वानदान से मिलकर आए। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। तो माँ जो है मिस्टर वानदान से ये पूछने के लिए गई थी कि हम यातना शिविरों से कैसे बच सकते हैं, कहाँ छुप सकते हैं, और हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है, वही छुप रहे हैं हम, किससे कि यातना शिविर वाले जो है हमें बुला ना ले। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। तो वानदान का परिवार और हम कुल मिलाकर 7 लोग थे। मौन मतलब सब चुप हैं, हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, तो हम जो है आगे बात ही नहीं कर पाए। और जब मेरे मन में यह ख्याल आया कि पापा जो है यहूदी अस्पताल में किसे देखने गए हैं, तो माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, संदेह, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। भाई मैं किसी से क्या पूछती, क्योंकि सभी परेशान थे। माँ भी जो है पापा का इंतजार कर रही थी और जो है थोड़ा सा टाइम भी काफी लंबा लग रहा था। ऊपर से गर्मी और दूसरा सस्पेंस था कि पता नहीं, संदेह था कि हमारे साथ क्या होगा। इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही छीन लिए थे हमसे, मतलब एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल मौन था। तभी दरवाजे की घंटी बजी, यह हेलो ही होगा मैंने कहा था। और तभी क्या हुआ, दरवाजे की घंटी बजी और मैंने कहा दरवाजे पर हेलो ही होगा, दरवाजा मत खोलो। मार्गोट ने हैरान होते मुझे रोका। जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं दरवाजा जैसे ही खोलने के लिए गई और मैंने कहा हेलो ही होगा, तो मार्गोट ने कहा कि दरवाजा मत खोलो। मार्गोट ने हैरान होते मुझे रोका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन क्या कहती है एन फ्रैंक कि इसकी जरूरत नहीं थी कि भाई हम दरवाजा ना खोले। मार्गोट तो मुझे मना कर रही थी दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, हम दरवाजा खोल सकते थे, क्योंकि हेलो को पता था कि हम जो है छुपने की जगह जा रहे हैं। हमने नीचे से माँ और जो है मिस्टर वानदान को जो है हेलो से बात करते सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए, मिस्टर वानदान भी और हेलो भी, और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं, कि दरवाजे में से हम नीचे देखते जैसे ही बेल बजती कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी तो हमने नहीं खोला, हम सिर्फ देख रहे थे कि पापा आएंगे तभी हम दरवाजा खोलेंगे। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि मानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। तो मार्गोट को और मुझे जो है बाहर भेज दिया गया था।
वानदान जो है, जो पापा के पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे, और उनका परिवार भी हमारे साथ जा रहा था छुपने की जगह, ताकि यातना सिविल वाले जो है हमें ना ढूंढ सके। तो मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वानदान जो है माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बुलाया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। और फिर क्या हुआ, वानदान जैसे ही माँ से अकेले में बात कर रहे थे, जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तो वानदान ने मुझे बुलाया और बताया कि जो ये बुलावा आया था एएसएस से, वो बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। तो अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? मतलब ये एक प्रकार का अज्ञातवास ही था। अज्ञात जिसका ज्ञान ना हो, कोई पता ही ना चले कि कहाँ पर रह रहे हैं। वास, रहना, जिसके रहने के ठिकाने का पता ही न चले, तो हम कहाँ जाकर छुपेंगे शहर में कि हमारा किसी को पता न चले। और किस घर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे, ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी। भाई, मेरे को ये तो पता था कि हम यहाँ से जो है कहीं जा रहे हैं छुपने की जगह, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, किसके घर में, कौन से शहर में, किसी परछत्ती पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सवाल जो थे मैं किसी से नहीं पूछ सकती थी। एंड फ्रैंक करे, लेकिन फिर भी ये सवाल जो है मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे, कि कीड़े की तरह बार बार जो है उठापटक हो रही थी मेरे दिमाग में। ये सवाल जो है बार बार मुझे घायल कर रहे थे, तंग कर रहे थे, मुझे इनके आंसर चाहिए थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने, मार्गोट कितने साल की थी? 16 की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। उसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी, इतनी अधिक भयभीत थी, कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीजें डालनी शुरू कर दी। मैंने थैले में अजीबोगरीब जिन चीजों की जरूरत नहीं थी उनको डालना शुरू कर दिया, और जिनकी जरूरत थी उनको रहने दिया। मतलब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं भयभीत थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या अपने थैले में डालूं और क्या न डालूं। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती थी। भाई, मैंने अपने कपड़े, अपने जो है ड्रेसेस, पोशाकें, वो नहीं डाली, बल्कि जो यादें थी मेरी, जो उस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई थी, वे मेरे लिए अधिक मायने रखती थी। तब हमने मिस्टर क्लीमेन से संपर्क किया, क्लीमेन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। तो मिस्टर वानदान चले गए। तो क्लीमेन ने क्या कहा, मिस्टर वानदान तो चले गए, और फिर मैंने किलमैन को फोन किया कि ताकि मीएप को लिवा ला सकें। मीएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेट, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर आई गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हमसे हम में से किसी को भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था, और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती जा रही थी। मतलब मौसम में इतनी गर्मी थी, और ऐसा लग रहा था कि अब जो हमारे घर की जो भी चीजें हैं वो सारी जो है हमारे लिए अजनबी हो जाएंगी। और जब जो है
मियप को बुलाया गया तो मियप जो है उनके थैला वगैरह जो है, जो जूतों, ड्रेस हो, जैकेट हो वगैरह से भरा हुआ था, वो एक थैला लेकर मियप चली गई। फिर क्या हुआ, हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मियप और जॉन गियस रात 11 बजे गए। फिर कहती है कि जो हमारा ऊपर वाला कमरा था, एक बड़ा कमरा था, वहां जो है 30 वर्ष के एक विधुर विधुर जिनकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, तो मिस्टर गोल्ड सिंह नाम था उनका, वो किराए पर रहते थे। तय था कि उस शाम उन्हें कोई काम धंधा नहीं था। उसके बावजूद हमने कई इशारों के बावजूद भी हमारे वह रात 10 बजे तक वहीं मंडराते रहे। हमने उनको इशारा भी किया लेकिन वे वहीं पर रहे। मियापुर जॉन गियस रात 11 बजे जो है गए। मियप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। जो मियप जो उनके थैले वगैरह लेकर गई थी, वो भी पापा के करीबी दोस्तों में से थी। उनके पापा की कंपनी में काम करती थी। किनके पापा की कंपनी में? एन फ्रैंक के पापा की कंपनी में काम करती थी मियप। फिर क्या हुआ कि एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स और किताबें मियप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। एक थैला तो वो रख कर आ गए थे हमारा, और फिर दूसरा थैला वो लेकर गए। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तरों में मेरी आखिरी रात है, कि इसके बाद मैं अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर नहीं सो पाऊंगी। यह रात जो है मेरे बिस्तर पर मेरी आखिरी रात है। ये कौन सोच रही थी? एनी फ्रैंक सोच रही थी ये बात। फिर क्या हुआ कि वो इस बात को तो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे बिस्तरों में यह मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई, मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। फिर मैं घोड़े बेचकर सो गई बिना किसी चिंता के। किस्मत से यह, और फिर कब उठी एन फ्रैंक उठी 5:30 बजे। तब भी मार्गोट ने ही उसे जगाया। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हैं। भाई हम चारों ने, मार्गोट, मम्मी पापा और एन, हम चारों ने जो है अपने बदन पर, शरीर पर इतने कपड़े ले लिए थे कि मानो हम रात को फ्रीज में गुजारने वाले हैं, बड़ी ठंड में। और वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। अब अगर बैग वगैरह में सामान जाता तो बाहर सबको पता चल जाता कि ये कहीं छिपने की जगह जा रहे हैं, क्योंकि अपने उन्होंने बैग वगैरह भी किसके हाथ भिजवाए हैं? मियप के हाथ, जो जरूरी सामान था। और उन्होंने जो है 4-4, 5-5 ड्रेसेस डाल ली हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान हमारे साथ जा सके, ज्यादा से ज्यादा कपड़े हमारे साथ जा सके। क्योंकि यदि वो बैग वगैरह भरकर ले जाते तो सभी को संदेह हो जाता और उनको पकड़कर यातना शिविर में डाल दिया जाता। यातना शिविर के डर से ही तो वो छुप रहे हैं कहीं अज्ञातवास में रहने के लिए। तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कपड़े उन्होंने डाल लिए। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति जो है कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। भाई हम सूटकेस और बैग तो ले ही नहीं जा सकते थे। मैंने 2 बनियाने, 3 पैंट, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था।
तो अकेली एन फ्रैंक ने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी ड्रेसेस पहनी हुई थी। 3 पैंटें पहनी हुई थी और 2 बनियान पहने हुए थे, एक ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊपर स्कर्ट और जैकेट पहनी हुई थी, एक बरसाती पहनी हुई थी और 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप और एक स्कार्फ। और इसके अलावा भी बहुत कुछ पहना हुआ था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी की भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? भाई मेरा दम तो घुट रहा था, कुछ तो गर्मी थी और कुछ इतने सारे कपड़े थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मेप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। भाई उसने अपने थैले में अपनी किताबें ठूंस ली और फिर वह मेप, जो पापा की कंपनी में काम करती थी, जो पापा की अच्छी जानकार थी, उनके दोस्तों में से एक थी, तो वह उसके साथ उस अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी हो रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मुखर्जी ही एकमात्र ऐसे जीवित प्राणी थे जिसे मुझे गुड बाय कहना था। तो कहती है कि मुखर्जी एक ऐसे प्राणी थे जिसे मुझे गुड बाय बोलना था। हमने गोल्ड सिमडट के लिए जो नोट छोड़ा, उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीजें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे। भाई ये नहीं चाहते थे हम कि भाई हम जो है अपना इम्प्रेशन छोड़कर जाए, कि हम भाग दौड़ में जो है यहाँ से निकले हैं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी थी। कहीं भी हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी हमारे लिए, बस वहां से सुरक्षित निकल जाना हमारे लिए मायने रखता था। ना हमारा घर का सामान, ना अस्त व्यस्तता, कुछ हमें कोई मतलब नहीं था, सिर्फ सुरक्षित वहां से निकल जाने के बारे में हम सोच रहे थे। फिर कहती है बाकी कल, ये बाकी जो है मैं कल लिखूंगी। तो अब जो है, जो हमने पढ़ा था वो था बुधवार 8 जुलाई। अब गुरुवार 9 जुलाई का जो सीन है वो क्या है? तो आखिर हम चल पड़े। फिर क्या हुआ, जो है एन फ्रैंक का जो परिवार था, फैमिली था, वो निकल पड़ा अज्ञातवास के लिए। अभी जो है उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है। हिटलर के शासन में क्या हुआ था बेटा, यहूदियों को विवश किया गया था, लाचार किया गया था। वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने, मतलब यहूदियों को प्रेशराइज्ड करके जो है यातना शिविरों में पहुंचाया जा रहा था और उनको प्रेशराइज्ड किया जा रहा था, विवश किया जा रहा था कि वो अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने, कि भाई हम यहूदी हैं। तो आखिर हम चल पड़े और मम्मी पापा और मैं तेज बारिश में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे, जो अल्लम गल्लम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते हैं कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। भाई वो अफसोस जता रहे थे कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तां खुद ही कह देता था। क्यों? क्योंकि हिटलर ने जो है यहूदियों को विवश किया था पीला सितारा पहनने के लिए, ताकि उनकी पहचान हो सके कि ये यहूदी हैं। और
तब क्या हुआ था कि जो हमारा पीला सितारा जो हमने पहना हुआ था वो ये दिखा रहा था सब लोगों को कि हम किस सिचुएशन में हैं, किस परिस्थिति में हैं। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी क्या योजना थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर, कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना पड़ेगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। तो जो ऑफिस की बिल्डिंग थी उसमें ही हमारे छिपने की जगह थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि हमारा जो रहने का ठिकाना है वो क्या बना। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, मिएप और 23 वर्ष की टाइपिस्ट जिसका नाम वेब बेप बोस्क्विल था। बेप बोस्क्विल वो टाइपिस्ट थी कि कहाँ, एन फ्रैंक के पापा के ऑफिस में। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। पापा ने बोल दिया था कि मेरा परिवार जो है आ रहा है। सबको पता था। मिस्टर वोस्क्विल बेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। जो मिस्टर वोस्क्विल थे वो बेब के पिता और 2 सहायकों के साथ किसमें काम करते थे? गोदाम में। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम, काम मतलब अंडरग्राउंड नीचे बना हुआ था। गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। जो गोदाम था हमारा वो भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था और उसके अलग अलग हिस्से बने हुए थे। ये हिस्से गोदाम पिसाई का कमरा वगैरह है, जहां इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते। तो गोदाम थे सामान रखने के, अलग अलग जो है बनाए हुए थे और फिर तरतीब से लगाने की जरूरत थी। जो हम सामान जो है ले गए थे उसे जो है तरतीब से लगाने की जरूरत थी सामान को, जो हम अपने साथ लेकर गए थे। गोदाम का जो दरवाजा है, अब देखिए गोदाम में उनको रहने के लिए जो गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। जैसे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, जो यह फ्रंट का जो नजारा है ये ऑफिस है और वहां कार्यालय जो है लिखा हुआ था काले अक्षरों में। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। यह बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेब, मिएप और मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसे पैसे से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं खोला जा सकता। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे के कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर,
लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो आकर्षक लैंप है। सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। इसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है, वॉशरूम। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। ये सब क्या है बेटा? ये सब उसके पापा के ऑफिस का नक्शा है, जहां उन्हें छुपकर रहना है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। अब देखिए उनकी गुप्त जो एनेक्सी है, कहाँ पर रहना है उन्हें, तो वह जो है सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का जो दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ से हमारी एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना, वॉशरूम और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है, जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारों की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे तक जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं, तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेस वान दान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, इस डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है, वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना, यानी कि ये हमारा रहने के लिए स्थान निश्चित किया गया। मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करा दी है, तुम्हारी एन। तो बच्चों, अब हमारा टाइम भी जो है हो चुका है और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम पढ़ेंगे शुक्रवार।